प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका विषय रहेगा उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है। अब ये उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, तो उत्तर आधुनिकतावाद को जानने से पहले इससे पूर्व का जो समय रहा, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो जो आधुनिकतावाद है, ये जो शब्द भी जो है ये सबसे पहले आधुनिक, ठीक है, आधुनिक एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ ये। और हम देखते हैं कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का क्या होता है, नियम है। कि चाहे वह शब्द हो, चाहे वह मनुष्य का जीवन हो, ठीक है, चाहे वह प्रकृति हो, ठीक है, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसका क्या है कि परिवर्तन होता ही होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूँ भी कह सकते हैं हमारी समकालीन स्थिति को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक जो एक शब्द था, अब हम देखते हैं उत्तर आधुनिकतावाद जो था उससे पहले पूर्व आधुनिकता आई। पूर्व आधुनिकता के बाद आधुनिकता, और आधुनिकता के बाद क्या आया, उत्तर आधुनिकतावाद। यदि हमें उत्तर आधुनिकतावाद को समझना है तो फिर हमें, आधुनिक तो एक शब्द था जिसको हमने बताया कि विशेषण के रूप में प्रयोग होता था, और क्योंकि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम होता है, तो इस प्रकार से आधुनिक जो था वो आधुनिकता, आधुनिकतावाद, इस तरह से उसमें परिवर्तन आता चला गया। और अब हम देखते हैं कि पूर्व आधुनिकतावाद क्या था। पूर्व आधुनिकता लगभग 17वीं शताब्दी जो है उसके आसपास का ये समय बताया जाता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया हम कह सकते हैं इसको, आधुनिकता को। ठीक है, पूर्व आधुनिकता सामाजिक प्रक्रिया। एक तरह से हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि कैसे आधुनिकता आई। कि मान लीजिए कि किसान है जो खेतों में काम करता है, तो वह अपनी जो खेती बोने का जो कार्य करता था वो कैसे करता था, हल चलाकर। ठीक है, लेकिन उसमें बदलाव आया, उसमें आधुनिकता आई। और वो आधुनिकता कैसे आई कि वह ट्रैक्टर के द्वारा अपने खेत में बीज रोपण करने लगा। ठीक है, तो उसमें आधुनिकता आई। तो इसी प्रकार से देखिए, जब हम देखते हैं कि जो 17वीं शताब्दी है उससे पहले पद्य में बहुत अधिक रचनाएं लिखी गई, लेकिन गद्य में बहुत कम साहित्य हमें मिलता है। लेकिन जैसे ही हम बात करें कि भारतेंदु युग की, ठीक है, तो उसमें क्या बदलाव आया, क्या आधुनिकता आई फिर, यानी 17वीं शताब्दी के बाद से ही गद्य का बहुत अधिक प्रचलन प्रारंभ हो गया था, जो कि भारतेंदु युग में जिसने बहुत अधिक जोर पकड़ा। ठीक है, तो ये क्या है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो ये आधुनिकता इस प्रकार से आई, यानी ईश्वरीय। और जो आधुनिकतावादी थे, यानी हम यूँ कहें कि जो आधुनिकता में विश्वास रखते थे कि ट्रैक्टर की हल की जगह जिन्होंने ट्रैक्टर का काम किया, वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, कि मानव के आविष्कार के द्वारा ही जो है वो सब कुछ होता है, तो वो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। वो ऐसा मानते कि ईश्वर नहीं है। दूसरे, फिर हम सेकंड नंबर पर चलते हैं आधुनिकता की तरफ। अभी हमने जाना पूर्व आधुनिकता, अब चलते हैं आधुनिकता की तरफ। तो ये आधुनिकता क्या हुई, ठीक है, आधुनिकता क्या हुई, आधुनिकता एक अवधारणा हो गई। ठीक है, अभी तक तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया थी, लेकिन अब ये एक अवधारणा बन गई। और ये कैसे हुई, इसमें तकनीक के क्षेत्र में जो बौद्धिकता आई, ठीक है, यानी प्रत्येक वस्तु को विज्ञान की कसौटी पर सत्य को परखा जाने लगा। हम कहते हैं ना तकनीकी बौद्धिकता, तो वो तकनीकी बौद्धिकता किस प्रकार की थी कि वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर, ठीक है, सत्य को परखना। यहाँ पर लोग इतने जागरूक हो गए थे कि तर्क वितर्क भी करते तो वह वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर उस सत्य को परखने का प्रयत्न करते। और इन्होंने भी, बेकन और डेकार्ट इसमें जो प्रमुख विद्वान रहे, बेकन और डेकार्ट जो थे, उन्होंने ईश्वरीय आस्था का खंडन किया है। यहाँ पर भी उन्होंने भी ईश्वरीय आस्था में विश्वास नहीं किया है। और ये जो समय था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि रीतिकाल के लगभग बाद का जो समय रहा इसमें, ठीक है, भारतेंदु युग का प्रवेश द्वार हम इस समय को कह सकते हैं। आधुनिकता को भारतेंदु युग का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, और रीतिकाल के बाद का समय ये रहा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन रूढ़ी परंपरा के स्थान पर
पहले तो आधुनिकता में तो ये भी रहा कि उन्होंने प्राचीन रूढ़ी और परंपराओं को मानना, लेकिन जैसे ही उन्होंने आधुनिकता में प्रवेश किया, उन्होंने प्राचीन रूढ़ी परंपराओं और मान्यताओं को के स्थान पर विवेक का समर्थन किया कि बुद्धि के आधार पर हम देखें कि क्या कौन सी परंपराएं हमारे लिए सही हैं और कौन सी सही नहीं हैं, तो उसी के आधार पर ही हमें यह सब कुछ करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, जो कि आज हमारा टॉपिक है। लेकिन जब तक हम इससे पूर्व और मध्यम वाला नहीं देखेंगे तब तक ये उत्तर आधुनिकतावाद हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे हमने उत्तर आधुनिकतावाद में प्रवेश किया। ये एक आंदोलन की प्रवृत्ति कह सकते हैं हम। उत्तर आधुनिकतावाद एक आंदोलन के रूप में है। इसमें नई संवेदनाएं, नए रूप, नए शिल्प, नए विधान, नए उपमान, सभी चीज़ें जो थी एक तरह से नयापन में हमें दिखाई देने लगा। इसका जो जन्म है वो हम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता में देख सकते हैं। नई कविता, नई कहानी, मुक्तक छंद जो हैं ये हमारे एक तरह से उत्तर आधुनिकतावाद में ही देखने को हमें मिलते हैं। और प्रत्येक दृष्टिकोण को उन्होंने उजागर होने पर बल दिया है कि व्यक्ति का जो भी दृष्टिकोण हो, लेकिन वह प्रत्येक दृष्टिकोण जो है वो प्रस्तुत होना चाहिए, उजागर होना चाहिए, उसको मन में दबाकर उन्होंने नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम उत्तर आधुनिकतावाद की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पिछले दशकों में सन 1970 से 2000 में जो है उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण पश्चिमी देशों में विश्वविद्यालयों में बड़ी तीव्रता के साथ फैला, क्योंकि देखिए विश्वविद्यालयों में क्या था, आधुनिकतावाद सबसे अधिक फैला। साहित्य, कला, आलोचना, मानविकी आदि सभी विषयों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद इन विषयों की विशेष वस्तुओं जैसे कि साहित्य, कला, आलोचना की हम बात करें को नए ढंग से देखने का एक नज़रिया कह सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है कि देखिए साहित्य जो है, कला जो है, आलोचनाएं जो लिखी गई, कहता है लिखी तो वो पहले भी गई, लेकिन कहता है इस उत्तर आधुनिकतावाद में आकर जो है एक नए नज़रिए, एक नए ढंग से उनको देखना प्रारंभ किया गया तथा उससे प्रभावित शोध अब तक जो किए गए थे वो शोध जो थे, कहता है कि मान लिया आलोचनाएं साहित्य पर जो भी शोध किए गए थे, अब तक के शोधों में उत्तर आधुनिकतावाद के शोध जो हैं वो सबसे अधिक उत्तम माने जाते हैं। सन 2000 तक के काव्य को विचार कविता, आधुनिक बोध की कविता, उत्तर आधुनिकतावादी काव्य और फिर समकालीन बनाम उत्तर आधुनिकतावादी कविता के नाम दिए गए हैं। अब देखते हैं हम इसका अर्थ एवं स्वरूप क्या है। उत्तर आधुनिकतावाद जो शब्द है उत्तर प्लस आधुनिकतावाद से बना है और उत्तर का अर्थ होता है बाद, ठीक है। और आधुनिकतावाद को देखें हम तो आधुनिकता प्लस वाद से बना है। और फिर हम देखें आधुनिकता को तो आधुनिक प्लस ता से बना है। एक तरह से हम भाववाचक संज्ञा के रूप में इसको देखते हैं, आधुनिक, आधुनिकता, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो है वो विभाजन होता है। उत्तर आधुनिकता का अर्थ जो यदि हम देखें तो एक पंक्ति में हम यूँ कह सकते हैं कि वह विचारधारा जो आधुनिक युग के भी बाद की है, वह विचारधारा जो आधुनिक युग के भी बाद की है, तो वो क्या कहलाएगी, उत्तर आधुनिकतावाद। अब उत्तर आधुनिकतावाद की पृष्ठभूमि क्या रही, ठीक है, कि फ्रांस में 1968 में पेरिस की क्रांति की असफलता के बाद यह विचारधारा देरिदा व फूको जैसे विचारकों ने उत्तर आधुनिकतावाद को विकसित किया। तत्पश्चात लेओतार तथा फ्रेडरिक जैमसन ने उत्तर आधुनिकतावाद को विकसित किया, ठीक है ना। क्या क्या नाम बताए, देरिदा और फूको, और उसके बाद लेओतार तथा फ्रेडरिक। उत्तर आधुनिकतावाद की कोख से जन्मा वह परखनली शिशु है जो गर्भस्थ होकर अपनी ही जननी को नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो आधुनिकतावाद किससे जन्मा था, आधुनिकता से, ठीक है। आधुनिकता क्या थी, जननी थी, लेकिन आधुनिकतावाद इतनी तेजी से फैला कि जिससे कि उसने अपनी जननी को ही नष्ट कर दिया, यानी आधुनिकता नष्ट हो गई आधुनिकतावाद के सामने। उत्तर आधुनिकता महावृतांतों, रामायण, महाभारत, बाइबल को नकारती है। कहता है जब हम बात करें उत्तर आधुनिकतावाद की तो कहता है ये जो हैं हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं,
इनके में जो महावृतांत तो बताए गए हैं रामायण महाभारत और बाइबल के, कहता है ये इनको नकारता है। साथ ही यह मूल्य मीमांसा को भी नकारती है। इस प्रकार मूल्यहीनता की पक्षधर है ये। इसकी यदि हम समीक्षा करें तो क्या देखते हैं, और एक बात और है कि उत्तर आधुनिकतावाद जो पदबंध है, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद पदबंध का सर्वप्रथम जॉन बार्थ ने 1967 ईस्वी में कला के संदर्भ में इसका अर्थ लिया था। ठीक है, सबसे पहले जो इसका प्रयोग करने वाले कौन थे, जॉन बार्थ, जिन्होंने 1967 में कला के संदर्भ में इनका प्रयोग किया। उत्तराधुनिकता जो है वह व्यक्ति केंद्रित समीक्षा दृष्टि है, जो ये मानती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं है, यह संपूर्णता का खंडन करती है। ठीक है, कई बार हम कह देते हैं ना कि कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं है इस संसार में, उसमें कोई न कोई कमियां अवश्य होती हैं। तो यहाँ पर उत्तर आधुनिकता व्यक्ति केंद्रित समीक्षा दृष्टि है, जो ये मानती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं है, अतः यह संपूर्णता का खंडन करती है। और बौद्रिया ने उत्तर आधुनिकता पर कई ग्रंथ जैसे कि कंज्यूमर सोसाइटी, ठीक है, फैटल स्ट्रेटजीज और आदि में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने लेख उत्तर आधुनिक और हिंदी साहित्य में लिखा है, उत्तर आधुनिकता क्या है। ठीक है, एक तरह से डायलेक्टिक्स ऑफ डिलीट है। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम इसको, हार का द्वंद्ववाद कहा है इसे, कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, हार का द्वंद्ववाद है, जो पराजय फ्रांस की असफल क्रांति से पैदा हुआ है। और पराजय में जो विचारधारा पैदा होती है वह पोस्ट, एक तरह से हम ये कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के रूप में निकलती है। ठीक है, तो फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार उत्तराधुनिकता प्रवृत्ति पूंजीवाद की उपज है, यानी पूंजीवाद जो व्यवस्था रही, कहता है उसी की ये उपज मानी जाती है। कृष्णदत्त जो पालीवाल ने उत्तर आधुनिकतावाद की डोर पुस्तक में मिशेल फूको एवं टाफलर की मान्यताओं को उद्धृत किया है। यानी जो भी आधुनिकतावाद की डोर पुस्तक में मिशेल फूको, ठीक है, और टाफलर की मान्यताओं को इन्होंने उद्धृत किया है। अब उत्तर आधुनिकतावाद की विडंबना क्या रही, ठीक है, हालांकि उत्तराधुनिकतावाद जो है वो बहुत तीव्रता से फैला, ठीक है, उसमें ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है, और यहाँ कुछ कवियों ने उसे हार का द्वंद्ववाद भी कह दिया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि उत्तराधुनिकतावाद की विडंबना क्या क्या रही, किस प्रकार से वह समाज के लिए, व्यक्ति के लिए क्या है। उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिक जो पूंजीवादी सफलता में गहरा संबंध है। ठीक है, यहाँ ऊपर हमने देखा ना कि फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार आधुनिकता प्रवृत्ति पूंजीवाद की उपज है, यानी उत्तर आधुनिकता जो है वो पूंजीवाद से ही उपजी है, यानी उसका जन्म जो है पूंजीवाद व्यवस्था के बाद ही हुआ है। तो ये भी यही कहता है कि उत्तराधुनिकता और आधुनिक पूंजीवादी सफलता में गहरा संबंध है, क्योंकि इसी पूंजीवाद के कारण ही आज समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, यानी लगभग 40% जो लोग हैं वो गरीबी के स्तर से नीचे जी रहे हैं, यानी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उधर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण अमीर अधिक अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब व्यक्ति जीवन की जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनसे भी वह, रोटी कपड़ा और मकान जैसी जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं उनसे भी वह वंचित रह गया है। उधर मध्यम वर्ग जो है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए चुस्त और चालाक तरीकों को अपना रहे हैं। इसी संदर्भ में विजय कुमार जी की कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ पे अंकित की हैं, आप स्लाइड में देख भी सकते हो, कि कुछ सपने देखते हैं जो मनुष्य जाति की भलाई के सपने थे। कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखते हैं वो केवल मनुष्य जाति की भलाई के लिए ही सपने देखते हैं, लेकिन कहता है अब हम इन सपनों को कांख में दबाकर नींद में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। लेकिन कहता है समय बदल गया है, अब कहता है हम उन्हीं लोगों के सपनों को कांख में दबा लेते हैं और नींद की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं, यानी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं। दूसरों को धकियाते हुए, कहता है दूसरों को अपने रास्ते से हटाते हुए, गिराते हुए, ठीक है,
जल्दी से कहीं पहुंच जाना चाहते हैं और कहता है बहुत जल्दी से ही उस सफलता के शिखर पर पहुंच जाना चाहते हैं, चाहे हमें उसके लिए किसी को गिराना पड़े, चाहे हमें उसके लिए किसी के सपनों को चूर चूर करना पड़े। कहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि वह केवल उच्च शिखर की सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए उसके रास्ते में जो भी आता है उसे ही वह पीछे धकेलता चला जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद की मानसिकता क्या है, ये तो हमने विडंबना देखी। और यहाँ पर मानसिकता क्या है कि उत्तर आधुनिकतावाद के कारण सबसे लोगों की कैसी मानसिकता बन गई है कि उस समय उत्तर आधुनिकतावाद में देखिए मानवीय मूल्य जो है हमारे पूरे उनका विघटन हो चुका है। उत्तर आधुनिकतावाद के कारण यौन विकृतियाँ आ गई हैं, व्यवस्था में टूटन, नैतिकता का हनन हो रहा है, जीवन के जो मूल्य हैं हमारे उनका पतन हो रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, आतंकवाद हो रहा है, अनास्था, ठीक है, निराशा, अजनबीपन, यानी अपने भी अजनबी से लग रहे हैं आज लोगों को। महानगरीय बोध आ गया है कि किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म युद्ध, नारी फूहड़ता, और कहता है स्त्री जो कि एक तरह से देवी रूप में देखी जाती थी, कहता है उसमें भी बहुत कुछ फूहड़ता आ गई है। राजनीतिक दोगलापन आ गया है कि राजनेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, यानी उनकी कथनी और करने में ही बहुत अंतर आ गया है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण की नीति, और कहता है दलित चेतना, शोषण, वर्ग संघर्ष, कहता है बहुत कुछ जो हैं इस उत्तर आधुनिकतावाद में मानवीय विघटन हुए हैं। लेकिन यहाँ कुछ चेतनाएं एक दो दिखाई भी गई हैं, ठीक है, वर्ग संघर्ष है, दलित चेतना है। तो इस प्रकार की कुछ बातें जो हैं हमारे उत्तर आधुनिकतावाद में हमें देखने को मिलता है कि लोगों की मानसिकता जो है किस किस विषय पर काम कर रही है। तो यहाँ पर धूमिल जो हैं बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं धूमिल, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो हमें आंदोलित करती हैं, तो उन्हीं को हम देखते हैं। जहाँ तंत्र एक तमाशा है, कहता है कि जहाँ जो राज व्यवस्था है वो एक तमाशा है जिसकी जानमदारी की भाषा है। और कहता है ये देखिए एक तमाशा, जिस प्रकार से एक ये राजतंत्र जो है एक तमाशा बन गया है और ऐसा लगता है कि इसकी जान जो है वो मदारी की भाषा है। यह एक ऐसा शब्द है जिसकी रोज़ सैकड़ों बार हत्या होती है। और कहता है ये एक ऐसा शब्द मात्र बनकर रह गया है जिसकी दिन में सैकड़ों बार मृत्यु होती है, और वह भेड़िए की जुबान पर जिंदा है। और कहता है इतना ही नहीं, जो भेड़िए हैं उनकी जुबान पे ही जिंदा है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से जहाँ इतने हमारे मूल्यों का विघटन हो रहा है, पतन हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो बहुत कुछ, जैसे कि दलित चेतना की यदि हम बात करें, वर्ग संघर्ष की यदि हम बात करें, और जो पूंजीपति जो वर्ग है उसकी यदि हम बात करें, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि कुछ अच्छा भी हो रहा है। देखिए प्रत्येक जो वाद या सिद्धांत या विचारधारा की यदि हम बात करें तो उसमें दोनों चीज़ें ही हमें देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा उत्तर आधुनिकतावाद भी हमने पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। और मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है इसमें तो डिस्क्रिप्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगली एक रोचक वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।